एसिड्स की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी थी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट दैट दे फॉर्म, आइदर दे आर ग्लूकोजेनिक और दे आर कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स के अंदर वी वर ऑल दोज अमाइनो एसिड दैट प्रोड्यूस पायरुवेट या फिर द वंस दैट आर इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें एंड यू कैन सी के वी हैव एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन एंड सो ऑन। दूसरी हमने कैटेगरी जो अपने अमाइनो एसिड्स की थी दैट वर द कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, एंड इन कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वी हैव ऑल दोज अमाइनो एसिड्स जैसे कि ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन है। These are those amino acids that upon their degradation या metabolism eventually produce acetyl-CoA या acetoacetate, which are, you know, interconvertible like you can see here, right? तो ये तमाम हमारे पास होगी जी कैटेगरीज कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स की, और उसके बाद हमारे पास कैटेगरी होगी जी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स की, एंड देन स्टिल वी हैड सम अमाइनो एसिड्स दैट वर कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक इन नेचर, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स की यहाँ पर आपके पास लिस्ट मौजूद है। देन वी हैव few amino acids that are like glucogenic and ketogenic, जिसके अंदर we are going to look at phenylalanine and tryptophan and tyrosine today, and ketogenic के अंदर we have just two amino acid, leucine and lysine. Along with that मैंने आप लोगों को एक और categorization की थी amino acids की depending upon their essentiality, वो जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं या फिर हमें हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है बाय यूजिंग दीज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और अदर अमाइनो एसिड्स या अदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स से हम इनको बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, व्हाइल द वंस जिनको हमें डाइट में लेना पड़ता है दीज आर द एसेंशियल वन। सिमिलरली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों होती है हमारी बॉडी के अंदर, जबकि इन केस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड इनकी हम सिर्फ कैटाबॉलिज्म कर सकते हैं। एनाबॉलिज्म मतलब इनकी जो सिंथेसिस है ये बॉडी के अंदर नहीं हो सकती, वी डोंट हैव द एंजाइम्स फॉर दैट, दैट्स व्हाई दे आर they need to be taken in the diet, and that's why they are considered to be essential amino acid. We have some amino acids, for example we have cysteine. cysteine एक non essential amino acid है क्योंकि we are able to synthesize that inside our body, right? लेकिन इसकी जो सिंथेसिस है ये डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिथायोनिन, राइट? सो हमारे पास अगर मिथायोनिन डाइट के अंदर नहीं होगी तो हम सिस्टीन भी नहीं बना सकते। तो वी हैव अ कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर नॉन एसेंशियल, वो हमारी बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है, हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिंथेसिस डिपेंड करती है ऑन प्रेजेंस ऑफ सम एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर मिथायोनिन नहीं होगा तो सिस्टीन भी नहीं बन सकेगा, मतलब मिथायोनिन की एब्सेंस के अंदर सिस्टीन इज आल्सो गोइंग टू बी एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और वो हमें डाइट से लेना पड़ेगा। ओके, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कैटाबॉलिज्म जब कैटाबॉलिज्म कर रहे थे हम अमाइनो एसिड की और अमाइनो एसिड के कार्बन स्केलेटन की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइक व्हाट आई सेड, द रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप is the most important thing। और जब अमाइनो एसिड का हमारे पास अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, देन पीछे जो हमारे पास लेफ्ट ओवर कार्बन पार्ट होता है दैट इज डिग्रेडेड, और उसकी कैटाबॉलिज्म हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बना देती है। हमने फॉर्मेशन की थी जब हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो ग्लूकोजेनिक होते हैं मतलब ग्लूकोज फॉर्मिंग होते हैं, या कीटोजेनिक होते हैं जो कि आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसकी इंपॉर्टेंस हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, और हर एक पाथवे के अंदर एक्टिवेशन के लिए हमारे पास कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए वाज टेकिंग पार्ट। तो ये अल्फा कीटो जो हमारे पास एसिड्स हैं या कीटोजेनिक एसिड्स हैं, इसके लिहाज से हमने इसकी कैटेगराइजेशन तो कर ली। सेकंड हमारे पास कैटेगराइजेशन है अमाइनो एसिड्स की डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या प्रोडक्ट बनाती हैं डिटेल के अंदर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वी हैड 7 प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पर यू कैन सी कि वी हैव जो प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं, वी हैव लैक्टेट, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट, मैलेट, फ्यूमेरेट, सक्सिनेट एंड दिस। इस वाली फिगर के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो आपके पास ब्लू कलर के बोल्ड के अंदर जो लिखा हुआ है, दीज आर द मेन 7 प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड। वी हैव पायरुवेट, we have acetyl coenzyme A, acetoacetate, oxaloacetate, fumarate, alpha ketoglutarate, and succinyl coenzyme A. Right? These are the 7 products that are produced, और ये product बनाने वाले अमाइनो एसिड्स को हमने further categorize कर दिया। Like यहाँ पर आप देख सकते हैं, we have arginine, histidine, and proline, and you know कि these are all
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन तमाम अमाइनो एसिड्स के थ्रू हमारे पास बनता है जी अल्फा कीटो ग्लूटरेट, एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट हमने यूरिया साइकिल के अंदर पढ़ा था दैट इट वाज ये इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये हमारे पास ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। यूरिया साइकिल का जो प्रोसेस है ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बगैर मुमकिन नहीं है। देन वी हैव एंजाइम जैसे कि हमारे पास फ्यूमरेट है जिसके अंदर फिनाइलएलानिन और हमारे पास टायरोसिन है, एंड यू नो कि these two फिनाइलएलानिन टायरोसिन these are glucogenic and ketogenic as well। और जो फिनाइलएलानिन है this is like essential also, राइट। तो ये हमारे पास कैटेगरीज थी, और इन कैटेगरीज के जब रिएक्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो यहाँ पर आई हैड लाइक एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द कैटाबोलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स दैट फॉर्म ऑक्सैलोएसीटेट, the ones that produce alpha ketoglutarate and glutamate, and also the ones that are able to produce pyruvate, right? यहाँ पर you can see some of the reactions जिनके अंदर हमने कैटाबोलिज्म पढ़ी थी जी एस्परजीन की, और उसके बाद इसका जब हमारे पास अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है we were able to produce aspartate which is also an acidic amino acid, and then alpha ketoglutarate is being converted into glutamate, and then we were able to produce oxaloacetate। इसी तरह हमने पायरुवेट फॉर्मेशन के अंदर एलानिन की पढ़ी थी, एंड देन वी आल्सो लर्नड अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ सीरीन एंड ग्लाइसिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसिन, एंड देन डिहाइड्रेशन रिएक्शंस जिसके अंदर हमने सीरीन जो सी है उसकी कन्वर्जन की थी टू द पायरुवेट मॉलिक्यूल। एंड देन यहाँ पर हमने एक इसेंशियल अमाइनो एसिड हिस्टिडीन की डिग्रेडेशन देखी थी जिसके अंदर वी हैड यूरोकैनिक एसिड, और यूरोकैनिक एसिड हिस्टिडेज इसके अंदर एंजाइम था, एंड देन यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेट्राहाइड्रोफोलेट या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट दी है, और उस असाइनमेंट के अंदर आई आस्क्ड यू कि ये जो हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की डेफिशिएंसी और ये FLGLU जो हमारे पास मॉलिक्यूल है फॉर्म अमीनो ग्लूटामेट जो है या ग्लूटामिक एसिड जो है इसका जो एक्सक्रीशन है यूरिन का, इसके अंदर जो टेस्ट है ये किस तरह बेस्ड है, इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज वी आर गोइंग टू लुक एट द अमाइनो एसिड दैट फॉर्म फ्यूमिरेट, एंड देन द अमाइनो एसिड दैट फॉर्म सक्सिनाल कोएंजाइम A जिसके अंदर मिथाइनिन है, एंड द अदर सक्सिनाल कोएंजाइम फॉर्मिंग एंजाइम्स हम इसके अंदर देख लेंगे, एंड द वंस दैट फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A या एसिटोएसीटेट, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द डिजीजेस, दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस है जिसके अंदर फिनाइल कीटोनूरिया है जो कि फिनाइल एलानिन जो हमारे पास अमाइनो एसिड और टायरोसिन अमाइनो एसिड है, इनके डिग्रेडेशन के अंदर अगर किसी किस्म का कोई यू कैन से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि इनकी डिग्रेडेशन को या इनकी कैटाबोलिज्म या इनकी मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देते हैं, दैट कैन लीड टू सम सीरियस इफेक्ट इन इंडिविजुअल्स हु आर जेनेटिकली, अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली दे आर अफेक्टेड by these metabolic disturbances in individuals, right? So आज we are first going to look at the amino acid that form fumarate. Fumarate, you know, fumaric acid भी इसको कहते हैं, and you know कि ये जो हमारे पास fumarate है, this can like ये आगे जाके ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों पाथवेज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। सो पीछे जो मैंने आपको टेबल बताया था उसके मुताबिक भी फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन मॉलिक्यूल, दीज आर द टू अमाइनो एसिड दैट आर एबल टू प्रोड्यूस fumarate molecule। इसमें phenylalanine and tyrosine molecule you can see that these are both glucogenic and ketogenic, so they can participate in both reactions, और both reactions जो उनसे हैं वो मैं आपको यहाँ पर I mean fumarate जो उनसा है वो glucogenic pathway जो इनके थ्रू जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, you can see फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि we have L-phenylalanine and that L-phenylalanine molecule is being converted, इनकी इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, एंड इस हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर we are able to produce a tyrosine molecule। टायरोसिन दो pathways के अंदर जा सकता है, either it can form fumarate or it can form acetoacetate। acetoacetate you know is going to produce a ketogenic compound बना रहा है, जबकि fumarate is going to take part in gluconeogenesis। that's why हम कह सकते हैं कि जो phenylalanine है इसके थ्रू प्रोडक्शन होती है जी टायरोसिन की, और जो टायरोसिन है that can
पार्टिसिपेट, या टायरोसिन हमारे पास ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों तरह के जो यू कैन से कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। अब ये आपके सामने जो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्यूमेरेट प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में एसिड टू एसीटेट प्रोड्यूस हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर यू कैन से दैट वी हैव दिस टेट्राहाइड्रोबाइप्टेन along with the oxygen molecule and that is being converted into a water molecule। इसके अंदर ये हाइड्रोक्सिलेज है, वाटर इसमें रिलीज हो रहा है, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोबाइप्टेन के अंदर ये चेंज हो रहा है। ओके अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको पढ़ानी है, और इस फिगर के अंदर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है जिसके अंदर यू कैन सी दिस दो डिजीज हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और साथ में कुछ आपको ये दो टेस्ट ट्यूब नजर आ रही हैं दैट कंटेन द यूरिन ऑफ इंडिविजुअल हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम disease which is caused by the deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme। इस डिजीज को दिस इज यू कैन से कि ये एक कॉमन डिजीज है, आई मीन इसकी प्रेवलेंस तो बहुत कम है, 1 इंडिविजुअल बॉर्न आउट ऑफ 15,000 कैन बी लाइक अफेक्टेड फ्रॉम दिस वन, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये आई मीन दिस इज डोमिनेंट इवन इन द कंडीशन ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर दिस कैन प्रोड्यूस ए डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये फिनाइलकीटोनूरिया जो है जिसको PKU के नाम से नॉर्मली लिखा जाता है, दिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस अमाइनो एसिड। और इसके अंदर होता क्या है जी कि क्योंकि हमारे पास फिनाइलएलेनिन जो सी है ये इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से फिनाइलएलेनिन स्टार्ट्स टू गेट एक्यूमुलेटेड हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज होता है इसका लेवल, एंड फाइनली ये यूरिन के अंदर भी इंक्रीज होता है, और ये इट स्टार्ट्स टू लाइक एक्सक्रीट अलोंग विद द यूरिन। अच्छा अब ये जो हमारे पास क्योंकि फिनाइलएलेनिन जो सी है ये इसके ऊपर जब एंजाइम काम कर रहा है और ये हमारे पास टायरोसिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिनाइलएलेनिन की डिग्रेडेशन रुक जाने की वजह से, ऑल्दो ये डाइट से आपको मिल रहा है, आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर रही है, बाहर से भी आ रहा है, प्रोटीन्स के अंदर बहुत सी प्रोटीन्स है जिनके अंदर फिनाइलएलेनिन मौजूद होता है, इसकी जब हमारे पास डिग्रेडेशन नहीं हो सकती तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये कि ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हमारे पास दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, क्योंकि इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही, वी डोंट हैव दैट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि इसको ब्रेक डाउन करता है और टायरोसिन के अंदर चेंज करता है। इट आल्सो लीड्स नॉट ओनली टू लाइक हाइपर या हाई अमाउंट ऑफ फिनाइलएलेनिन बट आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ अनदर अमाइनो एसिड टायरोसिन, जो कि डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स फॉर फिनाइलएलेनिन, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसकी बायोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो कि हमारे पास जो फिनाइलएलेनिन मॉलिक्यूल है इसके अंदर वी हैव दिस इज बीइंग ब्रोकन डाउन, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो चाहिए इसके ऊपर बेसिकली काम कर रहा है और टायरोसिन में इसको चेंज कर रहा है। इसके अलावा भी वी हैव अदर कोफैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। अब ये जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है इसकी एंजाइम इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन ये जो इसके अंदर बायोप्टेन लिखी हुई है इसकी वहां पर दो फॉर्म्स होती हैं, एक टेट्राहाइड्रोबायोप्टेन होती है जिसके अंदर जिसको BH4 के नाम से बोला जाता है, मतलब टेट्राहाइड्रोबायोप्टेन मतलब 4 इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और दूसरी हमारे पास की जो फॉर्म होती है जब टायरोसिन के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर देता है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो ये इसको BH2 या डाइहाइड्रोबायोप्टेन के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है BH4 जो कि BH2 के अंदर चेंज हो रहा है, इसके जो इंटर कन्वर्जन होता है रिवर्सिबल ये रिएक्शन होता है, और इसकी जो इंटर कन्वर्जन होती है ये डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए रिडक्टिव एंजाइम। और रिडक्टिव एंजाइम क्या होगा, ये रिडक्टेज एंजाइम होता है, और रिडक्टेज एंजाइम उसको हमेशा एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट चाहिए होता है, और वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट क्या होता है, that is always a NADH molecule, right? तो अगर हमारे पास मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास मल्टीपल एलील्स होती हैं जिनके अंदर इस तरह की के अंदर म्यूटेशन आ सकती है कि ये हमारे पास फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम ना करे। एक म्यूटेशन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ही नहीं, दूसरी म्यूटेशन ऐसी हो सकती है कि फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम तो मौजूद है लेकिन इसकी एक्टिविटी के लिए टेट्राहाइड्रोबायोप्टेन जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पास बायोप्टेन भी मौजूद है लेकिन
जो इसकी हमारे पास जो टेट्राहाइड्रोबाइप्टेन है, इसकी जो कन्वर्जन है BH2 से BH4 के अंदर, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन वाली जो फॉर्म है, उसके लिए जो रिड्यूसिंग एंजाइम है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाइहाइड्रोबाइप्टेन रिडक्टेज भी इसको कहा जाता है, दिस में ऑल्सो बी लाइक एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट होगा तो रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे मैंने एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मल और फिनाइलकीटोनूरिया वाला जो इंडिविजुअल है उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक आपके सामने फिगर बनाई है, जिसके अंदर यू कैन सी कि नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर क्या हो रहा है कि फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन के अंदर चेंज हो रही है, और टायरोसिन क्या कर रही है, टिश्यू प्रोटीन्स बना रही है, मेलानिन की फॉर्मेशन, मेलानिन आपको पता है ना क्या होता है, जो पिगमेंट होता है हमारी स्किन के अंदर। इसके अलावा कैटिकोलामीन्स बना रही है, फ्यूमरेट बना रही है, एसीटोएसीटेट बना रही है। फ्यूमरेट और एसीटोएसीटेट ये तो ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर हमारे पास आगे कीटोजेनिक जो पाथवेज हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैटिकोलामीन जो उनसे हैं ये, और कैटिकोलामीन्स जो उनसे ना, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मतलब ये कि ब्रेन के अंदर जो हमारी ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस चलता है ना, ये सारा प्रोसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक हैप्पीनेस वाले हार्मोन के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सुना होगा, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं कि जब हम व्हेन वी आर वेरी हैप्पी या व्हेन वी आर वेरी एक्साइटेड, पॉजिटिव वाली साइड में जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। आइसक्रीम खाने से भी ऐसे ये रिलीज होता है। तो ये दिस इज जो कि जिसको हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। खैर, दिस न्यूरोट्रांसमीटर जिसके अंदर सेरोटोनिन है और कैटिकोलामीन है, ये तमाम भी हमारे टायरोसिन मॉलिक्यूल जो है उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और टायरोसिन किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा था, फिनाइलएलानिन के थ्रू। इसके अलावा जो मेलानिन है, ये जो पिगमेंट है, ये भी डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन। मतलब कुछ पाथवेज हैं जो कि ऊपर मेलानिन जो सी है ये हमारे पास टायरोसिन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जो है उसके अंदर इस हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी है, या फिर सब एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, दैट पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम फिनाइलकीटोनुरिया, जिसमें जो फिनाइलएलानिन है इसका अमाउंट ज्यादा होगा, टायरोसिन की डेफिशिएंसी होगी, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे नॉर्मल नर्व कंडक्शन के लिए इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, टिश्यू प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मेलानिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। रिजल्ट के अंदर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं वो जनरेट होंगे। ठीक है, खास जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने जो टेस्ट ट्यूब्स बनाई हैं, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर यू कैन सी के यहाँ पर यू कैन सी के यहाँ पर जो यूरिन है इंडिविजुअल का, जिसके अंदर ये अल्काप्टोनुरिया, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये टेस्ट ट्यूब्स बनाई है ये सिर्फ मतलब दीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दी यूरिन टेस्ट जो होते हैं, दे कैन लाइक एक्चुअली टेल यू कि जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइक एक्सेस अमाउंट के अंदर होंगे, हमारे सीरम के अंदर मौजूद होंगे, दे आर गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। ठीक है, अब यहाँ पर वी हैव दो मैंने यहाँ पे आपको डिजीज बताई है, एक फिनाइलकीटोनुरिया और दूसरी अल्काप्टोनुरिया। अल्काप्टोनुरिया भी रिलेटेड है या लिंक्ड है विद फिनाइलकीटोनुरिया, लेकिन किसी बंदे को कंडीशन सिर्फ फिनाइलकीटोनुरिया की हो सकती है और किसी इंडिविजुअल को सिर्फ अल्काप्टोनुरिया की हो सकती है। फिनाइलकीटोनुरिया इज मोर सिवियर एज कंपेयर टू अल्काप्टोनुरिया, और इन दोनों को मैं आप लोगों को लाइक इंडिविजुअली बताती हूँ। अच्छा, इन केस ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया वी हैव कि फिनाइलएलानिन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही। रिजल्ट के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्योंकि मिसिंग है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, सीरम के अंदर, और फाइनली यूरिन के अंदर जो सा ये फिनाइलएलानिन जो एंजाइम जो अमीनो एसिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो दिस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑडर है जिसको हम माउसी ऑडर कहते हैं, या फिर जिसको मस्टी ऑडर कहा जाता है। अब यू डोंट नो कि माउसी ऑडर क्या होती है, मस्टी ऑडर क्या होती है। बरसात के मौसम के अंदर अगर कोई कपड़ा गीला हो जाए तो उससे खास किस्म की स्मेल आती है। वैसे भी अगर कोई कपड़ा अगर गीला हो और आप उसको फोल्ड करके रख दें तो उससे खास किस्म की स्मेल आती है। या फिर जब जो कुछ घरों के अंदर बेटे क्या होता है कि वो जो पेंट होता है वो बहुत ज्यादा उखड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ वाटर की जो लाइंस होती हैं उनमें लीकेज होता है, तो वहां से जो एक टिपिकल किस्म की स्मेल आती है। या फिर जब कारपेट होता है उसके ऊपर पानी गिर जाए
और वो ड्राई ना हो तो उधर से जो खास किस्म की स्मेल आती है मॉइस्चर की, और मतलब दैट इज कॉल्ड मस्टी स्मेल, या फिर इसको माउसी ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास माउसी ऑर्डर जो सी है ये फिनाइल एलानिन की हाई लेवल्स इनटू द यूरिन या इन टिश्यूज, ये इसकी वजह से होती है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि ये एज यू कैन सी इन दिस फिगर के जो इसके अंदर कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी सिम्टम्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स किस वजह से होते हैं? दिस इज बिकॉज कि इंडिविजुअल जो है उसके अंदर फिनाइल एलानिन का अमाउंट ज्यादा हो गया, टायरोसिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकी, और इसके प्रोडक्शन ना होने की वजह से टिश्यू प्रोटीन्स के अंदर एक तो टायरोसिन, टिश्यू प्रोटीन्स जो है वो टायरोसिन के एब्सेंस की वजह से नॉर्मल नहीं बनेगी। पिगमेंटेशन जो सी होगी वो हाइपो होगी, क्योंकि मेलानिन नहीं बन रही, मतलब ये कि वो बंदा बहुत चिट्टा होगा, उसका कंप्लेक्शन बहुत ज्यादा लाइट होगा, उसके जो बाल होंगे वो बहुत ही लाइट कलर के होंगे, इसके अलावा उसकी जो आईज हैं वो ब्लू या ग्रीन कलर की होंगी, ठीक है, क्योंकि पिगमेंट एब्सेंट है ना। टायरोसिन का पिगमेंट जो सा है, जो टायरोसिन जो कि मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज नॉट प्रेजेंट, जिसकी वजह से दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक वेरी फेयर। जैसे ये जो ये होते हैं ना अल्बिनोज होते हैं ना, बहुत से अल्बिनोज के अंदर ये हाइपो पिगमेंटेशन की रीजन फिनाइलकीटोनुरिया भी होती है, ठीक है। मतलब कोई बंदा अल्बिनो है तो उस बेचारे को ये वाली बीमारी भी हो सकती है साथ में, लेकिन कभी नहीं भी होती, बिकॉज दे आर टू इंडिपेंडेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लेकिन क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन टायरोसिन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दैट इंडिविजुअल इज मोस्ट एन अल्बिनो इज मोस्ट ऑफ द टाइम also affected by phenylketonuria. ओके, सो क्या होता है कि हमारे पास इंडिविजुअल जो सा है उसके अंदर टायरोसिन जो सा है ये क्योंकि इसकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही, रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मेलानिन जो सा है वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो इंडिविजुअल जो से दे आर वेरी फेयर इन देयर complexion, they have light skin tone, they have light hair color and they have blue or green eyes, and sometimes जो अगर albinos हो तो उनकी आईज का कलर पिंक होता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स उसके थ्रू नजर आ रही होती है ना, बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं होता इस वजह से। थर्ड जो इसके अंदर कंडीशन है वो जी हमारे पास यू कैन सी के टायरोसिन जो है वो हमारे पास कैटेकोलमीन्स बना रहे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे। न्यूरो ट्रांसमिशन जो सी है वो अगर नहीं होगी तो इट्स गोइंग टू लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। और मेंटल रिटार्डेशन के अंदर क्या होगा कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की जो कि जिसको ये डिजीज है दे आर गोइंग टू बी इफेक्टेड। जैसे कि वो बंदा नॉर्मल चल नहीं सकेगा, उसको चलते हुए उसकी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी, या उसको सीजर्स होंगे, या फिर उसकी जो ट्रेमर्स होंगे। इसके अलावा क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी तो दैट इंडिविजुअल कैन ऑल्सो हैव माइक्रोसेफेली, और अगर माइक्रोसेफेली होगी तो उसका जो आईक्यू जो होगा इट्स गोइंग टू बी लाइक रियली रियली लो, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस वन। अच्छा, अब ये जो इंडिविजुअल जिनको फिनाइलकीटोनुरिया होता है ये कब डायग्नोज हो सकता है और कब जो सा ये इसकी कैसे ट्रीटमेंट की जा सकती है? वेल, दिस इज अ ट्रीटेबल डिजीज इफ इट इज डायग्नोज्ड एट अ वेरी अर्ली स्टेज। जब इंडिविजुअल जो बच्चा जो सा होता है वो पैदा होता है, या जब उसकी पैदाइश से पहले जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है इनसाइड द मदर, अगर मदर नॉर्मल है तो वहां पर उसके के प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तमाम चीजों का एक्सचेंज होता है बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर, ठीक है। तो होता ये है कि उसके अंदर क्योंकि ये एंजाइम मिसिंग होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसके अंदर मिसिंग होता है, तो मदर का जो एंजाइम होता है वो बच्चे के अंदर मौजूद जो होता है उसके अंदर मौजूद जो ये होती है फिनाइलएलानिन होती है उसकी डिग्रेडेशन करता रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जैसे ही फिनाइलएलानिन की डाइट वो लेगा या फिनाइलएलानिन उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएगी, उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, और डिग्रेडेशन ना होने की वजह से उसके ऊपर फिनाइलकीटोनुरिया के सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे बच्चा की पैदाइश हुई उसके बाद जब उसने प्रोटीन की डाइट लेना शुरू की, तो प्रोटीन की डाइट लेने के बाद you will be able to see that individual whether he or she is affected from phenylketonuria or not। तो मतलब पैदाइश के फौरी बाद you are not able to like diagnose that। उसके बाद क्या होता है जी, इसके अलावा इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रिवेंट किया जाए, मतलब ये कि कि जो पेरेंट्स हैं उनको उनकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, उसके थ्रू पता किया जा सकता है कि उन दोनों में से कोई एक फिनाइलकीटोनुरिया से इफेक्टेड तो नहीं है, तो उनकी जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है। क्योंकि ज्यादातर ये फिनाइलकीटोनुरिया तब आता है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये जो डिजीज है दिस इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ म्यूटेशन, तकरीबन 100 या इससे ज्यादा म्यूटेशन ऐसी हैं इस एक जीन के अंदर जिसकी वजह से ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन सकता। तो अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, आई मीन इफ बोथ द इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय फिनाइलकीटोनुरिया और दे कैरी सम म्यूटेशन,
तो दे शुड नॉट हैव किड्स, क्योंकि अगर मतलब ये डिजीज ज्यादा सिवियर कंडीशन के अंदर बच्चों के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाएगी। अब आते हैं जी हम इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। फिनाइलकीटोनुरिया, क्योंकि ये किस वजह से हो रही है, ये एक अमाइनो एसिड है फिनाइलएलेनिन, उसकी डिग्रेडेशन ना होने की वजह से हो रही है, या उसकी हाई लेवल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारी यूरिन के अंदर या ओवरऑल बॉडी के अंदर इसके हाई लेवल्स होने की वजह से हो रही है। तो जी क्या किया जाता है कि हमारे पास ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं जो कि नेचुरली हम लोग को मिलती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स जो कि पल्सेस के अंदर या दालों के अंदर मौजूद हैं, लेंटिल्स के अंदर मौजूद हैं, या फिर जो गोश्त के अंदर मौजूद हैं, खास तौर पे जो हमारे पास बीफ है उसके अंदर या मटन के अंदर, उनके अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर फिनाइलएलेनिन इज यू कैन से एन इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट अमाइनो एसिड है, उन प्रोटीन्स का ये पार्ट है। तो क्या होगा जी, हमें क्या होगा कि डाइटरी जो सी है ना वो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। अब डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के अंदर वी हैव टू सिलेक्ट दोज प्रोटीन्स, या वो तमाम हम प्रोटीन की सोर्सेज ले सकते हैं जिनके अंदर फिनाइलएलेनिन इज प्रेजेंट इन अ वेरी लेस अमाउंट, बट लाइक क्योंकि फिनाइलएलेनिन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, ज्यादातर प्रोटीन का पार्ट है, सो इट्स रियली लो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उन इंडिविजुअल को, खासतौर पर जब दे आर किड्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उनको सिंथेटिक अमाइनो एसिड्स जो है वो दिए जाए। इनके लिए स्पेशल डाइट्स होती हैं जो कि ये मतलब सीरियल्स होते हैं या फिर कुछ खास वेजिटेबल्स होती हैं जो, या फ्रूट्स होते हैं जो कि वो ले सकते हैं। और थ्रू आउट देयर लाइफ, इनकी जो लाइफ जो मतलब सारी जिंदगी उनको ये अमाइनो एसिड रिस्ट्रिक्ट करना होता है। और दूसरा जो इसके अंदर अमाइनो एसिड है, कि जो फिनाइलएलेनिन के थ्रू जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है, क्योंकि वो बन रहा था, वैसे तो ये नॉन एसेंशियल था, लेकिन क्योंकि ये फिनाइलएलेनिन के थ्रू बन रहा था, इसको डाइट में बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको जो सा ना आप मतलब क्योंकि ये हमारी बॉडी अब सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो यू विल हैव टू टेक इट अलोंग विद योर डाइट। ठीक है, तो ये स्पेशल डाइट प्लान है जो कि इंडिविजुअल को दिया जाता है इफ दे आर एक्चुअली डायग्नोज्ड विद फिनाइलकीटोनुरिया एट ए वेरी अर्ली स्टेज। अगर ये डायग्नोज ना हो तो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो डैमेज होता है वो परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, एंड इस डैमेज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो वो इंडिविजुअल दे आर गोइंग टू लाइक सफर ऑल देयर लाइफ। सिमिलरली अगर वी हैव अ फीमेल जो कि हु इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोनुरिया एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट, तो उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो फिनाइलएलेनिन है इसका लेवल हाई होगा। अगर जो बच्चा है वो नॉर्मल भी है तो उसकी, क्योंकि कि एक्सचेंज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो क्या होगा कि उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर फिनाइलकीटोनुरिया का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से दैट कैन इंडिविजुअल इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कंसेप्शन के टाइम के दौरान वो बच्चा जो सा है वो मेंटल रिटार्डेशन और इन तमाम चीजों से सफर कर सकता है। तो इफ अ वुमन she has phenylketonuria and the kid is not phenylketonuric, या फिर even if he is, she has to stay on low phenylalanine diet, ताकि जो ऑस्प्रिंग है उसके ऊपर इस सिंड्रोम का, या जो मैटरनल फिनाइलकीटोनुरिया सिंड्रोम है, इसका इफेक्ट कम से कम हो। राइट, सेकेंड हमारे पास जो बेटे डिजीज है दैट इज एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया भी एक बहुत ही रेयर किस्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, एंड दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज आल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। और ये इसके अंदर होता क्या है जी, हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है जी होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, और ये टायरोसिन की डिग्रेडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिनाइलएलेनिन से प्रोड्यूस हुआ टायरोसिन, आगे टायरोसिन की जो डिग्रेडेशन है वो अगर ना हो सके, मतलब हाइड्रोक्सिलेज हमारे पास एंजाइम मौजूद है जिसने टायरोसिन प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन टायरोसिन की आगे हमारे पास डेफिशिएंसी की का अमाउंट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन वाला इसके अंदर मल्टीपल पाथवेज हैं, जैसे कि आप लोग इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि वी हैव मल्टीपल पाथवे जिसके अंदर टायरोसिन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज हो रहा है, टिश्यू प्रोटीन बना रहा है, कैटेकोलामीन बना रहा है, फ्यूमिरेट और ऑक्सलेट एसिटेट बना रहे हैं। इसके अंदर वन ऑफ द पाथवे, एक इसके अंदर पाथवे जिसके अंदर इट इज ऑक्सीडाइज्ड। टायरोसिन का जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इसके अंदर एक हमारे पास एक समझ ले मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है जी होमोजेंटिसिक एसिड, उसको कहा जाता है। ये होमोजेंटिसिक एसिड जो सा है ये दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि टायरोसिन की ऑक्सीडेशन के दौरान बनता है। अगर ऑक्सीडेज मौजूद ना हो तो दिस एसिड इसका ये ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होगा, इट्स गोइंग टू लाइक पास आउट इनटू द यूरिन, और ये एसिड हमारे पास क्या है कि ये जब एयर के साथ कंबाइन करता है तो दिस गेट्स ऑक्सीडाइज, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इट टर्न्स डार्क,
तो वो इंडिविजुअल जिनको जिनके अंदर ये होमोजेंटिसिक एसिड जो सा है, इसका जो ऑक्सीडेज एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी होती है, या जेनेटिकली जिन इंडिविजुअल के अंदर ये मौजूद नहीं होता, उनके अंदर टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म के का बाय प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, और ये हमारे पास ये एसिड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। और दिस एसिड व्हेन इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसके अंदर यू कैन सी फर्स्ट फिगर के अंदर जिसके अंदर रेड कलर का और जो सरफेस है जो कि ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज्ड है, दिस इज आफ्टर लाइक 15 मिनट्स के बाद दिखाई जा रही है, दिस इज ब्लैक। ओवरऑल इसका कलर यू कैन सी इट्स मोर रेडिश, जैसे कि मतलब यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा हो, ऑल्दो इट्स नॉट ब्लड, दिस इज होमोजेंटिसिक एसिड होता है, और दिस एसिड हैज दिस कलर। और जैसे जैसे ऑक्सीजन के साथ ये एक्सपोज होता है, जैसे कि आप टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के अंदर देख रहे हैं कि 2 आवर्स के बाद दिस हैज like completely turned black, right? अच्छा, पुराने टाइम के अंदर जब ये विचेस वगैरह को ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कहते थे ये फलां बंदा विच है, और उसको फिर आग लगा के जला देते थे, जिनके रेड कलर के बाल होते थे। उसके अंदर एक ये भी स्टोरी थी कि जो विच थी उसका यूरिन जो था वो ब्लैक कलर का था। वो बेचारे विच नहीं होते थे, बल्कि वो बेचारे जो उनसे ना उनको अल्केप्टोनूरिया था, और जिसकी वजह से मतलब उनका जो यूरिन है दैट यूज्ड टू टर्न ब्लैक, राइट? तो ये हम, और दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड जो कि डार्क कलर में चेंज हो जाता है। ओके, ये जो हमारे पास एज आई टोल्ड यू कि होमोजेंटिसिक एसिड जो सा है ये ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो जाता है व्हेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बिकॉज दिस इज प्रेजेंट लाइक ऑल ओवर द बॉडी। तो हमारे जो कार्टिलेज हैं या फिर कोलेजन कंटेनिंग टिश्यूज हैं, वहां पर जब हमारे पास ये पहुंचता है तो वहां पर ये ब्लैक पिगमेंटेशन करता है, जिसके अंदर हमारे लार्ज जॉइंट्स हो जाते हैं, जिसके अंदर मतलब हमारी वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है, ठीक है। वहां पर व्हेन इट इज लाइक प्रेजेंट, ये यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है और लार्ज जॉइंट आर्थराइटिस कॉज करता है। इसके अलावा अगर ये हमारी आईज के पास मौजूद हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनकी आंख के अंदर तिल होता है या ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन होती है, देखा है कभी? इसको ऑक्रोनोटिक पिगमेंटेशन कहते हैं, और ये ऑक्रोनोटिक पिगमेंटेशन जो है दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड की वजह से होती है। तो वो इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्केप्टोनूरिया, दे मतलब दे जब मतलब जब वो बेबीज होते हैं तो उनकी मदर जो उनसी हैं वो देखती हैं कि इनका जो ये है डायपर है, दिस इज स्टेन्ड। डायपर में ऐसे लगता है जैसे कि ब्लड है या कुछ ब्लैक सा कुछ है। तो वो पहली चीज होती है जिसके थ्रू पता चलता है कि ये इंडिविजुअल जो उनसा है ना वो उसको कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जब उसको लेके जाया जाता है तो ऑब्वियसली उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर और उसका जो वो टिश्यूज हैं उनके थ्रू चेक किया जाता है, एंड देन दे आर एबल टू लाइक सी कि ये दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अल्केप्टोनूरिया। और उसके बाद ये जो इनके अंदर 40 साल की एज तक दे डोंट हैव एनी सिम्टम, बट आफ्टर द एज ऑफ 40 इनके अंदर जो होमोजेंटिसिक एसिड है इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई होती है कि इट स्टार्ट्स इफेक्टिंग देयर लार्ज जॉइंट्स, or they suffer from like very severe arthritis, or even they can like this is not life threatening, but इनकी जो life होती है वो बहुत ही becomes really miserable. Okay, please hold on for a while. G class. So this was about the 2 diseases that we have learned जो कि हमारे पास हो जाती हैं because of the deficiency और absence of the enzymes, और ये दोनों हमारे पास genetic है, जिसके अंदर phenylketonuria and alkaptonuria ये दो जो है जो कि हमने we have like learned so far, ठीक है? Okay, then we move on. यहाँ तक कोई question है आपका बच्चों? Do you have any question? No? ओके, देन वी मूव ऑन टू दी अमाइनो एसिड जो कि बनाते हैं जी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और इसके अंदर वी हैव दिस मिथायोनीन अमाइनो एसिड। ओके, सॉरी 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 सॉरी
ओके, वी हैव दिस मिथाइनिन मॉलिक्यूल। अच्छा, मिथाइनिन जो सा है, अच्छा जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये सिर्फ मिथाइनिन से नहीं बनता, बल्कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन के लिए वी हैव अराउंड लाइक 4 हमारे पास अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मिथाइनिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू नो, मिथाइनिन के अंदर अगर आपको इसका स्ट्रक्चर, आई एम वेरी श्योर कि आपको याद नहीं होगा, मिथाइनिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। और ये मिथाइनिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये प्रोड्यूस करता है जी हमारे पास एक मेजर हाई एनर्जी मिथाइल ग्रुप डोनर, जिसका नाम है जी एस एडिनोसाइल मिथाइनिन। एस एडिनोसाइल मिथाइनिन एक, जिस तरह हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, इसी तरह एस एडिनोसाइल मिथाइनिन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर अगर किसी किस्म की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से हमारी जो जर्नल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है। और इसके अंदर आई मीन एक हमारे पास जो सिस्टीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और दिस कैन इवेंचुअली लीड टू सेवरल टाइप ऑफ लाइक वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो से हैं वो इसकी वजह से हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन बनाए हैं जिसके अंदर यू कैन, पार्ट ए के अंदर आप देख सकते हैं वी हैव दिस मिथानिन मॉलिक्यूल, सल्फर कंटेनिंग हमारे पास ये अमीनो एसिड है एल मिथानिन, बिकॉज यू नो कि हमारे पास एल फॉर्म्स होती हैं, डी फॉर्म्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की होती हैं, प्रोटीन के अंदर तमाम अमीनो एसिड हमारे पास एल ओरिएंटेशन के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि वी हैव दिस फर्स्ट रिएक्शन जो कि हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसके अंदर यू कैन सी एल मिथानिन, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एस एडिनोसाइल मिथानिन, जिसको सैम लिखा हुआ है, SAM लिखा हुआ है, ठीक है। और ये SAM एज आई टोल्ड यू ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, और ये हाई एनर्जी कंपाउंड किस वजह से, इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पर एंजाइम है एस एडिनोसाइल मिथानिन सिंथेटेज 1 ATP मॉलिक्यूल, और इसके अंदर मैग्नीशियम हमारे पास आयंस हैं। एंड इन दिस फिगर यू कैन सी ए अनयूजुअल रिएक्शन। यहाँ पर क्या आपको अनयूजुअल रिएक्शन लग रहा है? कोई चीज अनयूजुअल लग रही है जो आपने पहले ना देखी हो? जी अलिशबा, कोई चीज आपको यहाँ पे स्ट्रेंज लग रही है? मैम सब कुछ ही स्ट्रेंज लग रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, अगर हम लोगों ने, अगर आपको याद हो बेटे, तो हम लोगों ने एटीपी का जब भी हाइड्रोलिसिस देखा, एटीपी का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, वो हमने बायोकेम 1 के अंदर पढ़ा था, तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसका एक फॉस्फेट रिमूव होता है पहले, फिर दूसरा फॉस्फेट रिमूव होता है, और उसके बाद तीसरा फॉस्फेट रिमूव होता है। ये हमने स्टेप वाइज चीज पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है ना कि नहीं पढ़ी हुई? यस। यहाँ पर आप देखिए वी हैव अ सिंगल रिएक्शन जिसके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल मिथायोनिन का जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एटीपी जो सा उसके तीनों फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, और यू कैन सी कि हमारे पास एडिनोसिन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। देखा आपने? दिस इज द स्ट्रेंज थिंग, ये अजीब चीज है जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोगों को सब ये अजीब लगता है ना? एनीवे यहाँ पर क्या होता है जी, हमारे पास ये पूरा एडिनोसिन का जो मॉलिक्यूल है, दिस अटैचेस विद द सल्फर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ये जाके अटैच हो जाता है, and it results in the formation of what? एस एडिनोसाइल मिथाइनिन, जिसको हमने सैम बोला है, ठीक है। और सैम मैंने आपको बताया था हाई एनर्जी कंपाउंड है, और ये 3 फॉस्फेट्स जो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर 3 फॉस्फेट्स थे, उनके एट टाइम हाइड्रोलिसिस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर देखें हुए हमारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है, ये जो ब्लू कलर के अंदर दिखाया गया है, ये मिथाइल ग्रुप जो सा इसने, ये एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप जो सा ना, इसने आगे जाके ट्रांसफर होना है। ये जो मिथाइल ग्रुप है, जो कि ये सल्फर जो इसके साथ, जिस सल्फर या एस के साथ ये अटैच्ड है ना, इसको टर्शरी सल्फर कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास ये टर्शरी सल्फर अपने साथ अटैच्ड मिथाइल ग्रुप को वेराइटी ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ चेंज कर सकता है। जैसे कि हमारे पास हमने एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन के बारे में पढ़ा है। नॉर एपिनेफ्रीन जो सा वो कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे पास प्रोड्यूस किया जाता है एपिनेफ्रीन से, और उसके अंदर सिर्फ मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, और ये मिथाइल ग्रुप जो सैम मॉलिक्यूल है, ये मिथाइल ग्रुप अपना देता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एपिनेफ्रीन फ्रॉम द नॉर एपिनेफ्रीन। इसके अलावा हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर एक खास बात ये पाई जाती है जो कि इस मिथाइल ग्रुप को यूजुअली लेते हैं, वो या तो ऑक्सीजन होता है या फिर वो नाइट्रोजन होता है, और बहुत कम वो एक कार्बन मॉलिक्यूल होगा। जब हमारे पास इसके ऊपर से ये मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, पीछे हमारे पास जो चीज रह गई है, इस चीज का क्या नाम है?
एज यू कैन सी दैट इसके अंदर से जब हमने इस मिथाइल को रिमूव कर दिया, वी हैव एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, जिसको SAH यहाँ पे लिखा गया। ये क्या है, अगर इसको हम केमिकली देखें तो ये एक थायोएस्टर है, और ये हमारे पास ये जो एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन मॉलिक्यूल है, ये आगे हमारे पास फर्दर क्या करता है, ये एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन हमारे पास प्रोड्यूस करता है होमोसिस्टीन, और होमोसिस्टीन ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारे पास रिएक्शन, जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये होमोसिस्टीन आगे जाके दो तरह के रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। एक तो ये कि ये मिथाइनिन को दोबारा बना देगी, ठीक है, दोबारा सिस्टीन को सिंथेसाइज कर देगी, और दूसरा क्या करती है, ये सिस्टीन की प्रोडक्शन करती है। अब देखिए कि सिस्टीन की प्रोडक्शन डिपेंड कर रही है ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ मिथाइनिन। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का रिएक्शन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का वी हैव दिस यू कैन सी, इसको मैं क्या बोलूंगी, एक इंपॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट है जो कि हमारी डाइट के अंदर मौजूद होना चाहिए, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी डाइट के अंदर दिस इज नॉट प्रेजेंट, और ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम फटीग, इसके अलावा बालों का गिर जाना। आई मीन जैसे जैसे हम एज करते हैं ना बेटे, वी हैव दिस मिथानिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, या फिर हमारे पास मिथानिन की डिग्रेडेशन के लिए जो हमें को फैक्टर्स चाहिए या को एंजाइम्स चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके अंदर मेथिकोबालामीन विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12 का डेरिवेटिव है। B12 जो है वो ज्यादातर हम अपनी डाइट से ले लेते हैं, लेकिन अगर हम इसका सप्लीमेंट लें तो हमारी खासतौर पर 40 की एज के बाद, इवन के मतलब 80-90 की एज तक अगर हम इसको लेते रहें तो वी कैन हैव ए वेरी गुड जर्नल हेल्थ। और उसकी रीजन क्या है, वो हमारा जो फॉलिक एसिड है या आयरन का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। मल्टीपल पाथवेज हैं जिनको ये कंट्रोल करती है, उसकी रीजन आपको इस रिएक्शन के अंदर नजर आएगी। यू कैन सी वी हैव एल होमोसिस्टीन, एल होमोसिस्टीन के साथ हमारे पास N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, एंड देन तीसरी इस चीज के अंदर हमें रिएक्शन नजर आ रहा है जी, मिथाइनिन सिंथेज। ठीक है, मिथाइनिन सिंथेज के अंदर हमारे पास वी हैव दिस को फैक्टर व्हिच इज मिथाइल कोबालामीन, जो विटामिन B12 है। जितने भी आप लोग विटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके अंदर B12 का मेजर अमाउंट होता है। ठीक है, उसकी रीजन क्या होती है कि ये हमारे पास वो कोएंजाइम है जो कि क्या करता है कि ये हमारे पास एल होमोसिस्टीन एन मिथाइल जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या होता है, फॉलिक एसिड, उसका डेरिवेटिव है हमारे पास N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन जो 5th पोजीशन के ऊपर मौजूद है इस रिंग के अंदर, उसके साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर कि जो हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है, जो कि यू कैन सी के ये जो मिथाइल कोबालामीन जो सा मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, ये अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है टू होमोसिस्टीन। ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड मिथाइल ग्रुप है ना, दिस इज नॉट लाइक रिप्लेस्ड, ठीक है, ये वाला नहीं दे रहा। मिथाइल कोबालामीन जो हमारे पास है, जो B12 हमारे पास को फैक्टर है, वो अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है टू होमोसिस्टीन, और जब वो होमोसिस्टीन को ट्रांसफर करता है, दिस इज कन्वर्टेड बैक इनटू मिथाइनिन में चेंज हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो मिथाइल कोबालामीन था, उसका जो मिथाइल ग्रुप गया था, वो कहाँ से लेता है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से ले लेता है, जिसकी वजह से दिस मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट व्हिच इज फॉलिक एसिड, व्हिच मींस कि अगर हमारे पास मिथाइल कोबालामीन की या विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है, तो वी गेट डेफिशिएंट इनटू मिथाइनिन, बिकॉज होमोसिस्टीन से मिथाइनिन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप, जो कि कहां से आ रहा है, विटामिन B12 से आ रहा है। मिथाइनिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लस हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी फॉलिक एसिड की, और थर्ड हमारे पास डेफिशिएंसी किस चीज की होगी, बताइए, आपके सामने फिगर मौजूद है, सिस्टीन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो वी हैव हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज दे उनकी जो हमारे पास मतलब सप्लाई है वो डिपेंड करती है B12 की प्रेजेंस के ऊपर। तो जो मेथिकोबालामीन जो लिया जाता है, इसके आपको पता है इसके सप्लीमेंट्स टेबलेट की फॉर्म में मिलते हैं, और इसके सप्लीमेंट जो है वो बहुत पॉपुलर हैं इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शन की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि बंदे को फौरी तौर पे एनर्जी दे देते हैं, बिकॉज ही इज नाउ प्रोड्यूसिंग मोर सिस्टीन, मोर मिथाइनिन एंड मोर टेट्राहाइड्रोफोलेट या फॉलिक एसिड। So this vitamin D12, that's why ये हमारे पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो सिस्टीन है उसकी सिंथेसिस अगर आप देखें, अच्छा, होमोसिस्टीन जो है यू कैन सी ये यहाँ पर कंडेंस हो रही है विद सीरीन मॉलिक्यूल, और साथ में बना रही है सिस्टाथायोनिन। ठीक है, और सिस्टाथायोनिन जो है वो हमारे पास इट गेट्स हाइड्रोलाइज होके इट इज प्रोड्यूसिंग अल्फा कीटोब्यूटारेट एंड सिस्टीन। अल्फा कीटोब्यूटारेट यूरिक एसिड के अंदर भी इन्वॉल्व था,
ठीक है। और ये हमारे पास इसके अंदर जो कोफैक्टर है दैट इज विटामिन B12। ये बेसिकली ये तमाम रिएक्शन करता है क्या है, सीरीन को सिस्टीन के अंदर चेंज करता है, और एक्चुअली हमारे पास होमोसिस्टीन जो सी है वो कन्वर्ट हो रही है टू अल्फा कीटो ब्यूटेरेट। ठीक है। और अल्फा कीटो ब्यूटेरेट आगे जाके क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ये प्रोपेनाइल कोए के अंदर चेंज हो जाता है, प्रोपेनाइल कोए आगे जाके सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में इधर ये हमारे पास जो सिट्रिक एसिड साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारा जो है वो उसके साथ फिर आगे जाके कनेक्ट हो जाता है। एंड देन यू कैन सी कि ये these all these reaction, how these reactions are connected with each other, how this enzyme is, how this coenzyme is important, and why we should take the supplement of methylcobalamin, because इसकी जो डेफिशिएंसी है ये हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है या हमारा जो फॉलिक एसिड है या फिर जो हमारी ये हेमोग्लोबिन का भी जो लेवल बहुत ज्यादा कम होता है उसको भी हाई करने के लिए, instead of taking folic acid directly you can just take this supplement. This is more absorbable, this is really good, और ये हमारी बाकी जो रिएक्शंस हैं इनको भी आगे चलाता रहेगा. It's going to be like, it's really important for like maintaining your good health. Okay, so this is all for today.